नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरजान है और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट है। और पहला पार्ट है जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जेरेमी बेंथम है। तो जेरेमी बेंथम की कुछ हेडिंग्स हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि अगर कोई भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सेट या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर कॉलेज से संबंधित हो, कोई भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर से, तो उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगी। तो आई होप कि आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। और ये बैच हमारा शुरू से आखिरी तक जो रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े व्यक्ति, और जो व्यक्ति जिनके पास जो स्टूडेंट हैं और उनके पास संसाधन नहीं है, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं इस क्लास का। तो ये लाइफ टाइम और जब तक हमारे चैनल पर क्लासेस पड़ी रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सभी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम जेरेमी बेंथम को देखते हैं। पहली जो हेडिंग रहेगी हमारी जेरेमी बेंथम का इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम उपयोगितावाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। सिद्धांत का जो अगला जो हेडिंग रहेगा हमारा उपयोगितावाद का विकास को पढ़ेंगे। फिर इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। विशेषताओं के बाद हम देखेंगे कि सुखवाद के जो मापदंड हैं वो कितने हैं, क्या क्या हैं, उनको देखेंगे। आगे हम देखेंगे उपयोगितावाद और लोकतंत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस बताए हैं जेरेमी बेंथम के द्वारा। और राज्य से संबंधित विचार हैं, जो राज्य संबंधित विचार हैं उनको देखेंगे। संप्रभुता संबंधित विचार क्या क्या हैं वो भी देखेंगे। और अगला जो हेडिंग हमारा रहेगा कानून संबंधित विचार, लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की जो आलोचना की है या खंडन किया गया है वो देखेंगे। और दंड का सिद्धांत क्या है, दंड किस टाइप का होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये जेरेमी बेंथम के अनुसार जो बताया गया है वो देखेंगे। अगला जो हेडिंग हमारा उसमें आलोचनाएं देखेंगे जेरेमी बेंथम की जो की गई है, जैसे रॉबर्ट एच मारे के द्वारा की गई है और आइवर ब्राउन के द्वारा या सीबी मैकफर्सन के द्वारा जो इनकी आलोचना की गई हैं वो भी देखेंगे अच्छे से। उसके बाद इनकी बुकें हैं, यानी इनकी जो बुक्स हैं वो देखेंगे। और बुक्स कंप्लीट करने के बाद इनका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो जेरेमी बेंथम का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। जेरेमी बेंथम 18वीं शताब्दी का अंग्रेजी विचारक हैं, यानी 18वीं शताब्दी अगर हम बोलें तो 1748 में इनका जन्म हुआ और इनका जो डेथ है वो 1832 में हुई थी, ठीक है। ये अंग्रेजी विचारक हैं जिसने चिरसम्मत उदारवाद को एक नया मोड़ दिया। इन्होंने क्या है कि जो चिरसम्मत उदारवाद है उसको एक नया मोड़ दिया है, उसमें सुधार किया है। जैसे पहले जो उदारवाद था उसमें बोला गया था कि जो राज्य है उसको सीमित किया गया, उसके बाद कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं उनके द्वारा ही राज्य को स्थापित किया गया है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो वो चिरसम्मत उदारवाद है, उसमें इन्होंने बदलाव किया, नया मोड़ दिया। तो बेंथम से पहले जो अंग्रेजी विचारक प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों जैसी कपोर कल्पनाओं पर आधारित था, जिसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ। बेंथम ने इन विचारों का खंडन करते हुए चिरसम्मत उदारवाद को एक नया उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। बेंथम के शिष्यों ने बेंथम की शिक्षाओं को दार्शनिक एमूल परिवर्तनवादी या फिर फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म के रूप में विकसित किया, जिसने उपयोगितावाद की दार्शनिक मान्यताओं को कानूनी, अर्थशास्त्र और राजनीति के व्यवहारिक निष्कर्षों के रूप में दिया। तो बेंथम की मुख्य उपलब्धि यह थी कि उसने दार्शनिक और राजनीतिक विचारों की संकल्पना और अभिव्यक्ति के ढंग को ही बदल दिया। जो इनकी मेन उपलब्धि है वो ये है कि दार्शनिक राजनीतिक विचारों की जो संकल्पना है उसको ही इन्होंने बदल दिया। ये बेंथम की बेजोड़ प्रतिभा का ही परिणाम है कि उसने न्यायशास्त्र को, जो न्यायशास्त्र है, जॉन ऑस्टिन ने विकसित किया। जो न्याय शास्त्र, इनके जो शिष्य हैं वो 3 शिष्य इनके मेन माने जाते हैं। पहला है जॉन ऑस्टिन, और दूसरा है जेम्स मिल, और तीसरा है जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी JS मिल, ठीक है। ये 3 इनके जो
शिष्य हैं। जो पहला जॉन ऑस्टिन हो न्यायशास्त्र से संबंधित है, और लोकतंत्र सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक थ्योरी का जो व्याख्या की है वो जेम्स मिल ने की है, जेम्स मिल ने प्रस्तुत की थी। और उसके उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो ये इनके 3 शिष्य हैं, इनको भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि आने वाली क्लासों में हम इनको भी अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत। बेंथम ने अपनी विख्यात जो इनकी कृति हैं, इनकी जो बुक है, इन इंट्रोडक्शन जो इनकी बुक है मॉरल एंड लेजिस्लेशन, यानी हम देखें नैतिकता एवं विधि निर्माण के सिद्धांतों की रूपरेखा जो की गई है, इसके अंतर्गत देखेंगे हम प्राचीन यूनानी विचारक एपिक्यूरस के इस विचारों को नए संदर्भों में दोहराया है कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके। यानी जो सुखवाद का सिद्धांत है वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एपिक्यूरस है जो उन्होंने दिया था, जो एक प्राचीन यूनानी विचारक हैं। तो एपिक्यूरस का जो सिद्धांत ये था कि अपने सुख को बढ़ा सके, यानी जो व्यक्ति है वो अपने सुख को बढ़ा सके, ये इनका एक सिद्धांत था जिसको नया रूप दिया था जेरेमी बेंथम ने। नए संदर्भ में दोहराया कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके, दुख से बच सके। बेंथम ने इन विचारों को 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रूप में डालने का प्रयत्न किया है। उसने यह तर्क दिया है कि पूर्ण अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट, पूर्ण अधिकार, पूर्ण संप्रभुता और पूर्ण न्याय जैसी संकल्पनाएं सामाजिक जीवन में यथार्थ से मेल नहीं खाती। तो मानव जीवन के मामले में केवल एक ही पूर्ण मानदंड यानी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड लागू होता है, वह यह है कि पूर्ण इष्ट सिद्धि। अतः राजनीतिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों को मानवीय अधिकार और दायित्वों की इन्हीं सपनादर्शी और तर्क शून्य संकल्पनाओं के संदर्भ में उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके परिणामों के आधार पर जांचना चाहिए। बेंथम का विचार था कि व्यक्ति की संतुष्टि उपयोगितावाद का मापदंड है। यानी जो व्यक्ति की संतुष्टि है वो ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति की संतुष्टि है उसका मापदंड ये है कि वह उपयोगी कितनी है, यानी उपयोगितावाद उसका मापदंड करेगा। ठीक है, अतः अब संपूर्ण समाज के लिए किसी नीति का निर्माण करना हो या किसी निर्णय पर पहुंचना हो तो उसका सर्वोपरि सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। यानी अगर कोई भी सिद्धांत जिसको हम सही या गलत माने तो उनका एक ये मापदंड होना चाहिए कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो, तो उसको हम सुखवाद बोलते हैं या फिर उसको हम उपयोगितावाद बोलते हैं, या उस सिद्धांत को हम उपयोगी मानेंगे। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब सुखवाद के बारे में इनका विचार क्या है। सुखवाद के विचारों का समर्थन करते हुए बेंथम ने लिखा है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तियों या 2 स्वामियों के नियंत्रण में रखा है। 2 शक्ति या 2 स्वामियों के नियंत्रण में रखा है जिनका नाम है सुख और दुख। यानी प्रकृति ने जो व्यक्ति को रखा है वो 2 स्वामी बोलें या फिर शक्तिशाली स्वामी बोलें तो वो 2 हैं, एक का नाम दुख है और एक का नाम सुख है। मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। जो बात सुख को बढ़ाती है, दुख रोकती है या कम करती है, उसे उपयोगिता कहा जाता है। यानी व्यक्ति को प्रकृति ने 2 स्वामी के बीच में रखा है जिसमें एक का नाम दुख होता है और एक का नाम सुख होता है। तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है, दुख से दूर रहना चाहता है, और उसी को उपयोगितावादी बोला गया है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुख यानी उपयोग। सामाजिक अनुबंध यानी जो सामाजिक अनुबंध है या फिर सामान्य इच्छा। सामाजिक अनुबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का, होब्स का, लॉक का हमने देखा, या फिर सामान्य इच्छा हमने जे रूसो का देखा, के सिद्धांतों का खंडन करते हुए बेंथम ने यह तर्क दिया है कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का जोड़ होता है। यानी जो समुदाय का हित है वो पृथक पृथक व्यक्तियों के हितों का जोड़ होता है। अतः बेंथम के अनुसार किसी कार्रवाई का मूल्यांकन इस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को उससे कितना दुख और कितना सुख पहुंचेगा।
फिर इन दोनों की तुलना करके ये देखना चाहिए कि जिस कार्रवाई से सुख का जो पलड़ा सबसे भारी हो, सुख का पलड़ा सबसे भारी हो, वही उससे उपयुक्त होगी। यानी सुख और दुख का जो पलड़ा है, जिसमें जो सुख का पलड़ा जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ही ज़्यादा उपयोगी होगी। ठीक है। इस तरह होब्स ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि सुख और दुख काल्पनिक मापदंड नहीं है, बल्कि ये बाकायदा नाप तोल की वस्तु है। जो सुख और दुख है वो नाप की वस्तु है, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है और कोई आत्मपरक अनुभूतियाँ नहीं हैं, बल्कि वस्तुपरक मापदंड, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हैं। उसने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर का खंडन करते हुए उसने परिणामात्मक अंतर पर बल दिया। उन्होंने गुणात्मक जो अंतर है उसको नहीं माना है, वो परिणामात्मक अंतर को मानते हैं और उन पर बल देते हैं। होब्स का विचार था कि यदि कंचे खेलने और कविता पढ़ने में एक जितना आनंद आता है, यानी एक जैसा आनंद आता है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी दोनों क्वांटिटेटिव प्लेजर बीइंग इक्वल पुष्पिन इज़ वन एज द पोइट्री। यानी ये बोलते हैं कि जैसे कंचा खेलना आप अगर आपको खुशी देता है, तो या आप जैसे एक व्यक्ति कंचा खेल रहा है, दूसरा व्यक्ति कोई कविता पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है, अगर दोनों को सेम खुशी मिल रही है तो वो दोनों एक समान है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। उपयोगितावाद का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है वो देखते हैं। उपयोगितावाद का सर्वप्रथम आचार शास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में प्राचीन यूनान के एपिक्यूरस, जैसे हम पहले भी पढ़ा चुके हैं एपिक्यूरस का जो विचार था कि अधिकतम जो व्यक्ति है वो सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है, तो वो इनका सिद्धांत है। एपिक्यूरस संप्रदाय में ही दर्शन होता है, यानी जो इनका विकास हुआ है एपिक्यूरस समुदाय के द्वारा किया गया है या फिर माना जाता है, जो कि प्राचीन यूनान से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य पूर्णतः सुखवादी है, वह सुख की ओर भागता है तथा दुखों से बचना चाहता है। इसके बाद सामाजिक समझौतेवादियों ने भी 17वीं शताब्दी में इक्के मुख्य विकास किया। होब्स के अनुसार मनुष्य पशुवत है, यानी जो होब्स के अनुसार बोला गया था व्यक्ति किस टाइप का है वो देखते हैं। मनुष्य पशुवत आचरण करने वाला एक सुखवादी प्राणी है। और लोग क्या बोलते हैं, पाश्चात्य दर्शन के साइरेनिक वर्ग के प्रचारकों ने भी उपयोगितावाद का विकास किया। यानी एक है एपिक्यूरस संप्रदाय यूनानी और दूसरा है साइरेनिक वर्ग, ये भी जो दार्शनिक है वर्ग है, जो इन्होंने भी इनका विकास किया है। और डेविड ह्यूम क्या बोलते हैं, डेविड ह्यूम बोलते हैं, एक मिनट, तो डेविड ह्यूम का इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये हटा देते हैं हम। तो इसको देखते हैं। हचसन की जो बुक है ए सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसॉफी, तो हचसन का देखते हैं। उपयोगितावाद के मूल मंत्र अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख, यानी जो अधिकतम संख्या है उसका अधिकतम सुख की बात करते हैं। कौन करते हैं, हचसन। इनकी जो बुक है ए सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसॉफी है। ठीक है। अब आगे जो प्रिस्टले हैं वो क्या बोलते हैं, बेंथम ने भी प्रिस्टले से इसको देखते हैं। इसी मूल मंत्र का उपयोग किया है किसने, प्रिस्टले ने। इसके बाद बेंथम ने भी प्रिस्टले के निबंध के उपयोगितावाद की प्रेरणा ग्रहण की। बेंथम ने बताया कि राज्य की सार्थकता तभी है जब वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था करें। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, या फिर सुखवाद जो दार्शनिक हैं, या फिर हम बोले उपयोगितावादी जो विचारक हैं उनका नाम बताइए, तो उसमें हम सबसे पहले एपिक्यूरस को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हचसन की बात करेंगे, या फिर हम प्रिस्टले की बात करेंगे, या फिर डेविड ह्यूम को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात की है, तो ये इनका विकास है। तो आगे देखते हैं हम इन उपयोगितावाद की विशेषता क्या है। तो उपयोगितावाद की जो विशेषता है, बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं।
देखते हैं। सुख और दुख पर आधारित बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत सुख और दुख दोनों आधारों पर आधारित है। बेंथम ने माना है कि जो कार्य हमें सुख देता है उपयोगी है तथा जो कार्य हमें दुख पहुंचाता है उपयोगी नहीं है। बेंथम का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख की दो शक्तियों के अधीन रखा है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। यही शक्तियाँ हमें बताती हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण। बेंथम का मत है कि जो वस्तु सुख प्रदान करती है वह अच्छी है और उपयोगी है। जिस कार्य या वस्तु से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगितावाद है। अतः उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख से निवारण का सिद्धांत है। सुख और दुख का वर्गीकरण। बेंथम ने सुख और दुख को दो भागों सरल जटिल में विभाजित किया है, जिसके अनुसार सरल सुख 14 प्रकार के हैं और सरल दुख 12 प्रकार के हैं। यानी अगर पूछा जाए कि जो जेरेमी बेंथम है उन्होंने सुख को कितने प्रकार का बताया है, 14 प्रकार का, और दुखों को 12 प्रकार का बताया है। सरल सुखों या सरल दुखों को परस्पर मिलाने से जटिल सुख या दुख का जन्म होता है। सरल दुख या सुख को जब हम मिलाएंगे तो परस्पर मिलने से जटिल दुख या जटिल सुख या जटिल दुख का जन्म होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि सरल जटिल दुख या जो जटिल दुख जटिल सुख है जो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इनके मिलने से होती है। ठीक है, बेंथम ने सुख को मापने के लिए जो मापदंड बताए हैं वो देख लेते हैं। निर्धारित किया है इनके उपयोग की विधि। नंबर 1, सुखवादी गणना। इनको देखते हैं। बेंथम ने सुख को मापने के लिए कुछ मापदंड किए हैं, तो जो मापदंड किए हैं वो देखते हैं। इनके उपयोग की विधि को एक सुखवादी गणना कहा जाता है। इनके अनुसार सुख को मापने के लिए 7 मापदंड अपनाए हैं। अब जो 7 मापदंड अपनाए हैं वो हम देखेंगे। पहला जो मापदंड है वो है तीव्रता। ठीक है, यानी जो सुख को मापने के जो इन्होंने बोला है कि सुख क्या हो, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। पहला ये है कि इन्होंने जो सुख को माना है वो गुणात्मक नहीं माना है, मात्रात्मक माना है। तो मात्रात्मक का मतलब होता है कि जिसको हम माप सकें, क्वांटिटेटिव, यानी जिनकी क्वांटिटी होती है उसको हम माप सकते हैं। क्वालिटेटिव उसको हम माप नहीं सकते, उसको हम सिर्फ समझ सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव ये 7 प्रकार की बताते हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार में पहला तीव्रता है। तीव्रता में क्या है कि प्रस्तुत सुख की अनुभूति कितनी गहरी है, यानी तीव्रता। इंटेंसिटी में क्या है कि अनुभूति कितनी गहरी है वो देखा जाएगा। उदाहरण के लिए कोई मीठा फल जैसे कि सेब या आम कितना मीठा है, यानी उसकी तीव्रता को मापा जाएगा। अगर उदाहरण से देखा जाए तो यानी किसी चीज़ को हम खाते हैं या फल फ्रूट को खाते हैं तो वो कितना मीठा है कितना मीठा नहीं है वो उसकी तीव्रता को दर्शाता है। तो 7 जो मापदंड है उसमें से पहला है तीव्रता। दूसरा स्थायित्व, ड्यूरेशन, अर्थात वह सुख कितनी देर तक टिका रहेगा। तो पहले में है इसका तीव्रता, दूसरे में स्थायित्व, वह सुख कितनी देर तक टिकेगा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है निश्चितता या सर्टेनिटी, अर्थात उस सुख की प्राप्ति कितनी निश्चित है। तो निश्चितता है। फिर उसके बाद निकटता है, वह सुख कितनी जल्दी प्राप्त होने वाला है, निकटता हो गया। उसके बाद उर्वरता, अर्थात वह सुख अन्य किस किस तरह के कितने सुख को जन्म देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई स्वादिष्ट वस्तु स्वास्थ्यवर्धक है स्वास्थ्यवर्धक भी हो तो उससे मिलने वाली जो सुख की मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे कोई चीज़ मीठी चीज़ खा रहे हैं, यानी हम जैसे मीठी चीज़ खा रहे हैं, हमको मीठा खाने का मन है, वो मीठी चीज़ भी हो लेकिन उसके फ़ायदे और भी ज़्यादा हों, जैसे उस समय विटामिन प्रोटीन या फिर और चीज़ मिले, वसा मिले, तो एक तो हमारा मीठा जो खाने का जो स्वाद है वो कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा उससे हमें एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो उसको बोला गया है उर्वरता। ठीक है, शुद्धता, प्योरिटी, अर्थात उस सुख में किसी दुख की मिलावट नहीं हो, मिलावट तो नहीं है। उदाहरण के लिए यदि गुणकारी दवा कड़वी भी है तो उसमें मिलने वाले सुख की मात्रा कम हो जाती है। यानी परिशुद्धता की बात ये कर रहे हैं कि उदाहरण के लिए
यदि गुणकारी दवा कड़वी भी है तो उससे मिलने वाले सुख की मात्रा कम हो जाती है। तो यानी अगर हम बात करें परिशुद्धता की तो इसमें जैसे हम दवा ले रहे हैं वो कड़वी होती है, अगर वो मीठी दवा हो तो उससे हमारा मिठास भी बढ़ जाए और उससे फ़ायदे भी हो जाए तो उसको परिशुद्धता बोला जाता है। तो विस्तारवाद एक्सटेंड, अर्थात वह सुख कितने लोगों को प्राप्त होगा। तो ये विस्तारवाद है। ये 7 प्रकार के सुखों की बात करते हैं, जिसमें पहला तीव्रता है, दूसरा स्थायित्व है, तीसरा निश्चितता है, चौथा निकटता है, पाँचवा उर्वरता है, छठा परिशुद्धता है और सातवां विस्तार है। इनमें से पहले 6 मापदंडों का उपयोग व्यक्ति के स्तर पर किया जाता है, 7वें मापदंड का उपयोग समाज के स्तर पर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 7वां जो स्तर है, सुख कितने लोगों को प्राप्त है, यानी ये समाज स्तर पर है और ये व्यक्ति स्तर पर है। जो हमने 6 जो हमने पढ़े हैं आगे वाले, जैसे तीव्रता है, स्थायित्व है, उसके बाद हम बात करते हैं निश्चितता, उर्वरता और परिशुद्धता, ये हैं व्यक्ति स्तर पर, ठीक है। और जो 7वां हमने पढ़ा है, जो 7वां है विस्तारवाद, ये सामाजिक स्तर पर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम उपयोगितावाद और लोकतंत्र, इस पर जेरेमी बेंथम का जो विचार है वो देखते हैं। जेरेमी बेंथम ने अपनी सुखवादी गणना के अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट, ये एक व्यक्ति एक वोट का जो विचार दिया है जेरेमी बेंथम का है, वन मैन वन वोट के सिद्धांतों की उपयोगिता निर्धारित करने का सूत्र बनाकर लोकतंत्र के विचारों को आगे बढ़ाया। और बेंथम के विचारों में चूँकि समानता एक राजनीतिक शुभ है, ये समानता को बहुत मानते हैं, समानता एक राजनीतिक शुभ है, इसलिए समानता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था उस सबसे उपयुक्त सिद्ध होती है और यह व्यवस्था लोकतंत्र ही हो सकती है, यानी लोकतंत्र की ही हो सकती है, ठीक है। परंतु शुरू में बेंथम ने यह भी स्वीकार किया है कि राजनीतिक संगठन के लिए किसी विशेष शासन प्रणाली को चुनने की जरूरत नहीं है। सर्वोत्तम शासन प्रणाली वह होगी जिसमें ऐसी विस्तृत कानूनी संहिता यानी कॉम्प्रहेंसिव कोड ऑफ लॉ की व्यवस्था कर दी गई हो जो उपयोगिता के सिद्धांतों पर आधारित हो। साथ ही उसने यह टिप्पणी भी दी है कि राजा, रईस, सामंत, सरदार और अन्य विशिष्ट वर्ग स्वेच्छा से इन सिद्धांतों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। अतः उपयोगितावादी कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप देने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वरूप यानी नेचर ऑफ राइट जरूरी है। तो ये क्या बात करते हैं, जैसे उपयोगितावाद क्या है कि जैसे उपयोगी चीज़ों को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर लोकतंत्र से इसको जोड़ा जाए तो ये वन मैन वन वोट की बात करते हैं, यानी जो हर व्यक्ति है वो समान है, सभी के लिए एक एक वोट दी जानी चाहिए। ये मल्टी वोट का ये समर्थन नहीं करते हैं। तो अगला जो हेडिंग है हमारा राज्य संबंधित विचार, राज्य के बारे में इनके क्या विचार हैं वो देखते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य के आदर्शों का पालन इसलिए होता है, यानी बेंथम बोलते हैं कि राज्य के आदर्शों का पालन इसलिए होता है क्योंकि वे उपयोगी है, यानी जो राज्य का आदेश हैं यानी जो आदेशों का पालन होता है वो इसलिए होता है कि वो लोगों के लिए उपयोगी हैं। सॉरी, सामान्य हितों को बढ़ाने वाली संस्था है, यानी सामान्य हितों को बढ़ाने वाली संस्था है राज्य, इसीलिए उसके आदेशों का पालन होता है। राज्य यांत्रिक है, वे व्यक्तियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जो राज्य हो यांत्रिक है, ठीक है। व्यक्तियों को राज्य के द्वारा ही अधिकार प्राप्त होते हैं, ये बात बोलते हैं। प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत का खंडन किया है, यानी जो बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत या संविदा या फिर हम बोले सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका इन्होंने खंडन किया है। साथ ही वे आदर्शवादियों के इस मत से भी असहमत हैं कि राज्य नैतिक और सर्वश्रेष्ठ संस्था है। तो साथ ही जैसे इन्होंने क्या है कि जो प्राकृतिक राज्य या फिर प्राकृतिक राइटों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, उनका भी इन्होंने खंडन किया है या आलोचना की है। और साथ ही साथ आदर्शवादियों का भी इस मत से सहमत है कि राज्य नैतिक संस्था है और सर्वश्रेष्ठ है, इनका भी इन्होंने खंडन किया है यानी आलोचना की है। तो दोनों की आलोचना की है, प्राकृतिक अधिकार वालों की और आदर्शवादियों की। बेंथम के अनुसार राज्य अधिकतम सुख को बढ़ाने वाला एक मानवीय अभिकरण है। यह दंड विधान द्वारा नागरिकों को अनुचित कार्य करने से रोकता है। तो यानी जो राज्य है वो दंड विधान द्वारा नागरिकों को अनुचित कार्रवाई से रोकता है और सही रास्ते पर ले जाने का काम करता है, ठीक है।
तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा संप्रभु संबंधित विचार। जो संप्रभु संबंधित विचार है वो क्या है इनके, वो भी देख लेते हैं। बेंथम ने राज्य की संप्रभुता का समर्थन किया है। उनका मानना है कि शासक सभी व्यक्तियों और सब बातों के संबंध में कानून बना सकता है। क्योंकि कानून आदेश होता है, अतः वे सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश हो सकता है। बेंथम के अनुसार राज्य का अस्तित्व तभी रह सकता है जब वह सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा की अनुपालना लोगों द्वारा संभवतः की जाए। यानी संप्रभु या राज तभी तक रह सकता है जब तक व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करें या कानून का पालन करें। बेंथम के अनुसार राज्य संप्रभु होता है, कानूनी दृष्टि से संप्रभु निरपेक्ष या असीमित होती है। यानी कानून की दृष्टि से जो संप्रभु है कानूनी दृष्टि से संप्रभु निरपेक्ष असीमित होता है। उस पर कानूनी प्राकृतिक अधिकार का कोई बंधन नहीं हो सकता। लेकिन बेंथम के अनुसार संप्रभु निरंकुश, अमर्यादित या अपरिमित नहीं हो सकता। यानी ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो राज्य है वो अमर्यादित नहीं है और निरंकुश नहीं हो सकता, वो कानून के हिसाब से ही काम करेगा। बेंथम के अनुसार व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन और कानून का आदर करते हैं जिस सीमा तक वैसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी होता है। यानी जो व्यक्ति हैं राज्य का पालन या राज्य की जो कानून है, कानूनों का पालन वहीं तक करते हैं जहाँ तक उनको लाभ होता है, जहाँ तक वो उपयोगी उनको लगता है। बेंथम के अनुसार शासक कानून बनाने का अधिकार तो रखता है, लेकिन वह उसी सीमा तक कानून बना सकता है जहाँ तक व्यक्तियों के अधिकारों या अधिकतम हित के लक्ष्य की प्राप्ति होती हो। यदि कानून व्यक्तियों के लिए लाभदायक या उपयोगी ना हो तो जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि शासक वे उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रतिरोध करें। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो असीमित नहीं है या फिर अविभाजित नहीं है या फिर वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सके या फिर वो मनमानी कर सके। तो राज्य वहीं तक व्यक्ति उसका पालन करेगा जहाँ तक व्यक्ति को फ़ायदा हो व्यक्ति को जहाँ तक उसका फ़ायदा होता हो, लाभदायक हो, अधिक से अधिक खुशी देता हो, वहीं तक व्यक्ति उनका पालन करेगा। कानून संबंधित विचार में क्या बोलते हैं बेंथम का विचार है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होने के नाते हमेशा अपने सुख की प्राप्ति में लगा रहने के कारण दूसरों के हितों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यानी बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ बंधनों का होना जरूरी है। इसलिए राज्य द्वारा कानून की शक्ति होती है जो परस्पर विरोधी हितों से उत्पन्न संघर्ष से अधिक कारगर ढंग से निपटने से सक्षम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कानून संबंधित जो इनके विचार हैं ये बोलते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं जो व्यक्ति है वो अपने अधिक से अधिक सुख प्राप्ति के चक्कर में वो दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, इसलिए उन कुछ विधियों के द्वारा उनको सीमित किया जा सकता है। तो इनको रोका जा सकता है, दूसरे का जो रास्ता है उसको वो ना रोकें या उनको हार्म ना कर सकें, इसलिए राज्य के जो कानून है उनके द्वारा इनको रोका जाएगा। या फिर राज्य के द्वारा ऐसी विधि बनाई जाएंगी जो व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरे के दुख को ना बढ़ाए, अपने सुख को बढ़ाए, दूसरे को भी खुशी रहने दें। तो इसको विधि बोलते हैं, कानून संबंधित विचार बोलते हैं। तो लोक के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित इन्होंने जो खंडन किए हैं, लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन, तो इन्होंने जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है वो देख लेते हैं। बेंथम ने यह तर्क दिया है कि स्वतंत्रता केवल वहीं प्राप्त की जा सकती है जहां कानूनी प्रणाली या लीगल सिस्टम के माध्यम से व्यक्तियों के अधिकार स्थापित किए जा चुके हों। यानी जो स्वतंत्रता है वो वहीं पर पूर्ण की जा सकती है जहां पर राज्य के द्वारा कानून बनाए गए हों स्वतंत्रता के लिए। प्राकृतिक कानून जैसे होते हैं वो प्राकृतिक कानून को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। प्राकृतिक जो कानून होते हैं वो वहीं पर वैलिड माने जाएंगे जहाँ पर उनको राज्य के द्वारा सुरक्षित या संचालित किया जाए। अदरवाइज अगर राज्य नहीं होगा या फिर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी या कानून नहीं होगा तो उनको फॉलो नहीं किया जा सकता। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। बेंथम ने यह तर्क दिया है कि स्वतंत्रता केवल वहीं प्राप्त की जा सकती है जहाँ कानून प्रणाली
कानून प्रणाली या लीगल सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति का अधिकार स्थापित किए जा चुके हैं। यानी जो कानून के द्वारा संरक्षित अधिकार होंगे वही स्वतंत्रता को प्राप्त होंगे। अपनी प्रसिद्ध कृति इन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, नैतिक एवं विधि निर्माण के सिद्धांतों की रूपरेखा है, जो 1789 के अंतर्गत बेंथम ने यह तर्क दिया है कि कानून सुनिश्चित होने चाहिए। यानी जो कानून है ये नहीं होना चाहिए कि हमें प्राकृतिक अधिकार मिले हैं, लेकिन जो प्राकृतिक अधिकार मिले हैं वो कानून के द्वारा ही हमको संरक्षित होने चाहिए, तभी वो कानून है और तभी उनका फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। तो ये बोलते हैं कि कानून सुनिश्चित होने चाहिए, यानी जो प्राकृतिक अधिकार है या कोई भी अधिकार हो कानून से हमें सुरक्षित या सुनिश्चित किए जाने चाहिए, वे लिखित रूप में स्थापित होने चाहिए। अब जैसे कि जेस मिल है, जॉन लॉक है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के बारे में 19 प्रकार के लगभग वो प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, लेकिन उनको समझाने में और उनको जो व्याख्या करने में वो थोड़े से समर्थ होते हैं। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कानूनी अधिकार हैं वो लिखित में होने चाहिए, तभी वो हमें स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। बेंथम ने यह तर्क दिया है कि कानून सुनिश्चित होने चाहिए, लिखित रूप में स्थापित होने चाहिए, कानून परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल होने चाहिए, अतः समाज की वास्तविक स्थिति और समाज सुधार की गति के अनुरूप होने चाहिए। इनके अलावा कानून वह हिसाब लगाकर बनाने चाहिए कि वे कुल मिलाकर सुख की संभावनाओं को उच्च सीमा तक पहुंचा सके। यानी कानून जो बनाने चाहिए वो सुखों को देखकर ही बनाने चाहिए, यानी जो जितने भी कानून बनेंगे वो व्यक्ति के सुख को बढ़ाने के लिए होंगे और दुख को कम करने के लिए होंगे। मान्यता के आधार पर बेंथम ने कानून और न्याय प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसीजर के उदारवादी सुधारवाद यानी उदारवादी सुधारवाद सिद्धांत का निर्माण किया है। ये क्या है? उदारवादी सुधारवाद सिद्धांत का निर्माणक या फिर सुधारक भी इनको बोला जा सकता है, जो 20वीं शताब्दी तक प्रभावशाली रहा। दंड का सिद्धांत क्या है? ये दंड का सिद्धांत इनका बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये बोलते हैं कि जो दंड है वो सुधार के रूप में होना चाहिए, ना कि बदले की भावना से। तो ये हम देख लेते हैं आगे। समाज में कानून की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए बेंथम ने दंड के सिद्धांतों को इस तरह चर्चा की है। उनका विचार था कि दंड का स्वरूप निरोधात्मक, प्रिवेंटिव और सुधारात्मक या कलेक्टिव होना चाहिए। यानी निरोधात्मक और सुधारात्मक होने चाहिए, प्रतिशोधात्मक नहीं होने चाहिए। यानी प्रतिशोधात्मक या बदले की भावनाओं से कोई भी कानून नहीं बनने चाहिए, ये बात करते हैं। दूसरे शब्दों में दंड ऐसा होना चाहिए जो अपराध की रोकथाम कर सके, अपराधी के चरित्र को सुधार सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें अपराधी से बदला लेने की भावना छिपी हो। जहाँ दंड देने का कोई तर्कसंगत आधार ना हो वहाँ उसकी विशेष ज़रूरत न हो, जहाँ उसका विशेष प्रभाव ना हो, जहाँ इससे विशेष लाभ ना हो वहाँ दंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दंड वहीं होना चाहिए जहाँ अपराधी के अपराध को ध्यान में रखते हुए दंड देना उचित हो। यानी दंड वहीं होना चाहिए जहाँ पर दंड देना उचित हो, और दंड होना चाहिए सुधारात्मक और निरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए, यानी बदले की भावना से संबंधित नहीं होना चाहिए। अपराध जितना गंभीर हो दंड उतना ही कठोर होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अपराध जितना बड़ा होगा दंड भी उतना ही बड़ा दिया जाएगा। ठीक है। बेंथम के अनुसार किसी अपराधी को उतना ही दंड देना चाहिए जो दंड के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, उद्देश्य की पूर्ति कर सके, अर्थात जिससे यह निश्चित किया जा सके कि वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगा या पुनरावृत्ति नहीं होगा, और उसे दंड पाते हुए देखकर कोई अन्य संभावित अपराधी भी अपराध करने का साहस ना कर सके। तो ये बोलते हैं कि जो दंड दिया जाएगा, जो इनका दंड का सिद्धांत है वो ये है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारात्मक और निरोधात्मक विधि से ही उनको दंड दिया जाना चाहिए, ना कि प्रतिशोधात्मक। और उनको जो उनका कृत्य है, कृत्य के हिसाब से ही उनको दंड दिया जाना चाहिए। अगर वो बड़ा जुर्म है तो बड़ा दंड दिया जाए, यदि छोटा है तो छोटा।
दंड इस हिसाब से इस प्रकार का होना चाहिए कि जो देखने वाले व्यक्ति हैं वो भी उनसे कुछ सीख लें, या फिर वो भी दंड दंड का जो आरोप है या फिर कोई भी ऐसा गुनाह है या फिर हम बोले कि विधियों की जो अवमानना है वो इस टाइप की ना हो कि जो दूसरे उससे प्रोत्साहित हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि दंड को देखकर व्यक्ति कम उस रास्ते पर जाए। इनकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचना में यह है कि जेरेमी बेंथम सुखवादी गणना में सुख को केवल वस्तुपरक तक माना गया है। इनकी जो सुखवादी जो दोबारा से देख लेते हैं। बेंथम की सुखवादी गणना में सुख को केवल वस्तुपरक या ऑब्जेक्टिव फैक्टर माना गया है। इसमें संदेह नहीं है कि बहुत सारे सुख सब व्यक्तियों और समूहों के लिए एक जैसे अभिष्ट होते हैं, परंतु कई सुख आत्मपरक सब्जेक्टिव होते हैं, अर्थात इसमें पृथक पृथक व्यक्तियों को भिन्न भिन्न मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर भिन्न भिन्न समुदायों में सांस्कृतिक दृष्टि पृष्ठभूमि की भिन्नता के कारण भी विशेष सुखों के आस्वादन में अंतर आ जाता है। अतः किसी भी कार्य या नीति से प्राप्त होने वाले सुख की मात्रा निर्धारित करते समय व्यक्तिपरक और सांस्कृतिक तत्वों की अनदेखी करना युक्तिसंगत नहीं है। यानी व्यक्तिपरक और सांस्कृतिक तत्वों को अनदेखा किया है इन्होंने क्या है कि एक व्यक्ति और या फिर हम बोले कि इन्होंने जो व्यक्तिपरक सुख की बात की है वो उसमें समाज को शामिल नहीं किया है। इनका कहने का मतलब ये है, या फिर सांस्कृतिक ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं जे.एस. मिल ने बेंथम के दृष्टिकोण का विशेष रूप से खंडन किया है। जो जे.एस. मिल हैं, इनके जो शिष्य हैं, उन्होंने भी इनका खंडन किया है। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल परिणामात्मक अंतर पाया जाता है, गुणात्मक नहीं। यानी वो बोलते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में केवल परिणामात्मक अंतर पाया जाता है, गुणात्मक अंतर नहीं। मिल के अनुसार सुख की गुणात्मकता उसके परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाएगा जे.एस. मिल और जेरेमी बेंथम क्या बात करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव की तरफ जाते हैं, यानी ये बात करते हैं परिणामात्मक की, और जबकि जे.एस. मिल बात करते हैं गुणात्मक की। ठीक है, तो गुणात्मक में ये होता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जो परिणामात्मक है उनको हम, जो क्वांटिटेटिव है उनको हम माप सकते हैं, उनको हम एक ढांचे में, एक खांचे में रख सकते हैं, उनको हम माप या तोल गिन सकते हैं। लेकिन जो गुणात्मक है उसको हम माप नहीं सकते। गुणात्मक एक फील होती है जो हम फील कर सकते हैं। तो गुणात्मक इसके परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये जे.एस. मिल हैं वो गुणात्मक की बात करते हैं। अतः उसके लिए उसने लिखा है कि अतः संतुष्ट मूर्ख, इनकी एक फेमस जो पंक्ति है वो है, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है। अगर ये कई बार पूछा भी गया है, नेट जे.आर.एफ का जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कई बार ये पूछा गया है, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना, ये किसका कथन है? तो ये जे.एस. मिल का कथन है। ठीक है, बेहतर होता है। तो रॉबर्ट एच. मारे क्या बोलते हैं, यदि हम बेंथम की तरह अंतरात्मा की अवहेलना करने लगे तो नैतिक और अनैतिक कृत्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यानी नैतिक और अनैतिकता को इन्होंने इग्नोर किया है, ये बोलते हैं रॉबर्ट एच. मारे। ठीक है, तो ब्राउन क्या बोलते हैं, आइजन ब्राउन बोलते हैं, बेंथम ये जानना चाहता था कि यदि कोई सत्ताधारी जनसाधारण को बिल्कुल जटिल समझदार उन पर दोबारा से देख लेते हैं। यदि कोई सत्ताधारी जनसाधारण को बिल्कुल जाहिल समझकर उन पर अपनी तरह की नैतिकता थोपना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। सी.बी. मैकफरसन क्या बोलते हैं कि बेंथम ने उपयोगितावाद चिंतन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो बेंथम ने उपयोगितावाद में अंतर्विरोधों का संकेत दिया है। बेंथम के अनुसार समाज का हित इनमें है कि व्यक्तिगत उपयोगितावाद का जोड़ लगाते समय प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई माना जाए, किसी को एक से अधिक नहीं माना जाए। ह्रासमान उपयोगितावाद नियम यानी लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ह्रासमान उपयोगितावाद का नियम ये मानता है कि भूखे व्यक्ति को
यानी जो सीबी मैकफर्सन ये बोलते हैं कि जो ह्रासमान उपयोगितावाद के जो नियम है वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का जो नियम है वो बोलता है कि भूखे मनुष्य को दूसरी रोटी से उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती जितनी पहली रोटी से प्राप्त होती है। तो ये बोलते हैं कि जो एक काम करने से या फिर हमें जैसे भूख लगी है तो हम पहली रोटी जो खाएंगे उससे हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, लेकिन जो दूसरी रोटी हम खाएंगे उससे हमें वो सुख की अनुभूति नहीं होगी जो पहली रोटी से हमें हुई थी। अतः किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसकी बढ़ोतरी से उसे उतनी ही कम संतुष्टि मिलेगी। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि को एक इकाई मानते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि यदि धनवान लोगों की अतिरिक्त आय या संपदा को निर्धन लोगों में बांट दिया जाए तो उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी। इससे पूरे समाज की संतुष्टि बहुत बढ़ जाएगी। इस दृष्टि से उपयोगितावाद का सिद्धांत आय और संपदा के समतामूलक वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का समर्थन सिद्धांत होता है। परंतु आय और संपदा के समतामूलक वितरण की बात आते ही बेंथम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी के प्रबल समर्थक के नाते वह उत्पादकता के पक्ष में समानता का त्याग कर देते हैं। यानी जो जेरेमी बेंथम ये बोलने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को हम जैसे पहली रोटी देंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी या फिर उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जो दूसरी रोटी या तीसरी रोटी जैसे वो खाएगा तो उसको वो सहानुभूति या फिर उसको वो संतुष्टि या फिर वो सुख नहीं मिलेगा जो पहली रोटी से हुई थी। तो ये यही बात करते हैं कि जैसे जो संपत्तिशाली लोग हैं या फिर जो अमीर लोग हैं, अगर धनवान लोगों की जो संपत्ति बांटी जाए और गरीबों को बांटी जाए तो गरीब ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये जो तो बेंथम जो बोलते हैं, अगर इस हिसाब से अगर संतुष्टि मिलती है तो धनवानों को जो धन है उसको बांट देना चाहिए, ये बात करते हैं, उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि समानता का त्याग कर देते हैं, तो इसलिए इनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनकी बुक हैं कुछ। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, पहले हैं जो क्रम वाइज आप देख लेना इनको लगाकर, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरा बुक है इनका एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल मॉरल एब्लिगेशन है, मॉरल एंड लेजिस्लेशन। मॉरल एंड लेजिस्लेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ शुरू में भी ये आ रखा है, जो हिंदी में था थोड़ा सा, ये रहा। मॉरल और लेजिस्लेशन, तो ये देखते हैं हम इसको यहीं पर ही। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। और तीसरा बुक है इनका प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है। तो रैशनल ऑफ द पनिशमेंट एंड रिवार्ड भी इनकी एक बुक है जो बात करती है, जैसे कानूनी सुधारों की बात करती है। ए ट्रीटीज ऑन जस्टिस, एविडेंस है। द बुक ऑफ फेलेसाइज है और द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोड है यहाँ पर ये संविधानों को सुधारने की बात करते हैं। तो ये इनके कुछ बुकें हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो है इनका उपयोगितावाद के बाद इनका जो कानूनी जो रवैया है, कानून किस टाइप का होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए या फिर परिशोधात्मक होना चाहिए। उसके बाद इनके जो उपयोगितावाद की जो विकास कहाँ से हुआ है, जैसे एपिक्यूरस से माना जाता है, यानी यूनानी जो विचारक हैं वहाँ से माना जाता है। तो इसमें कुछ उपयोगितावाद की जो विशेषता है, जो अधिक से अधिक लोगों का जो सुख है उसकी बात करते हैं। बेंथम ने सुखवाद को बेंथम के जो सुखवाद के मापदंड हैं वो 7 प्रकार के इन्होंने बताए थे, जिसमें पहला था तीव्रता, दूसरा स्थायित्व है, फिर निश्चितता है और निरंतरता है, उर्वरता है, शुद्धता है और विस्तारवाद है। जो तो विस्तार है वो सामाजिक स्तर पर है, बाकी व्यक्तिगत स्तर पर रहेंगे। और उपयोगितावाद और लोकतंत्र की जब ये बात करते हैं तो उपयोगितावाद में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा उसमें जो उनकी स्वतंत्रता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और जो राज्य से संबंधित विचार हैं वो इनमें आदर्शवादी और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी आलोचना करते हैं। संप्रभुता के लिए बोलते हैं कि जो समाज या राज्य के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं व्यक्ति को उनको फॉलो करना चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलो करेंगे तो उनमें उनकी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी।
और कानून जो बनेगा वो व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख देने के लिए ही बनेगा। उस कानून का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, वो भी सिर्फ परिशोधात्मक और सुधारात्मक। जो इनका दंड का सिद्धांत ये है, और आलोचना इनकी की गई है कुछ राइटरों के द्वारा, वो हमने बता चुके हैं। तो ये आज का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है जेरेमी बेंथम का। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इसमें कोई पॉइंट छूटा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें या बताएं उसके बारे में। अगर कोई भी डाउट हमारी क्लासों में आप लोगों को रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम हर एक कमेंट बॉक्स चेक करेंगे और देखेंगे, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हम दूसरा वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।